हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। माय नेम है शुभाशीष और आज के एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम दो टॉपिक्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज अबाउट शटिंग डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है। ये मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी जिसको बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियर के बारे में। ठीक है कि न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम 10 और रिएक्टर्स बनाएंगे, अभी पार्लियामेंट में बोला है। तो इसके चलते देख लेते हैं इसको क्या है, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, एनर्जी पॉलिसी, इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर लेंगे। स्काई इज वाइड ओपन। तो अभी इंटरनेशनल ट्रैवल जो था, एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उसको ओपन कर दिया है। तो एक तो हो गया हमारा एविएशन सेक्टर, हमें मिल जाता है, ठीक है। एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म, इसको फ़ायदा होगा, पर ये तो हमारे लिए एडिक्वेट है नहीं। पर अगर हम इसको और थोड़ा तोड़े और अगर हम देखें कि एविएशन सेक्टर में इश्यूज़ क्या है, बिकॉज थोड़ा सा आर्टिकल ये इश्यूज़ के बारे में बात करता है, तो हमें इश्यूज़ पता लग जाते हैं, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, और क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। थोड़ा सा और रिसर्च करके हमें स्कीम्स वगैरह भी पता लग जाती है जो आपकी प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। नाउ बाय एंड लार्ज बोथ द टॉपिक्स आर फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3। चलिए, तो पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो शटिंग डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी, ये इसका टाइटल है। ओके, तो यही लाइन में आप देख लीजिए, द वल्नरेबिलिटी ऑफ रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, कुछ हो गया, कुछ अर्थक्वेक हो गया। अभी आंध्र प्रदेश में भी आई डिड दिस ओपिनियन में ही बताया था आपको कि 2 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है, तो देयर इज अ कंसिडरेशन कि वो सिस्मिक जोन में है, अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटी है। अभी रिसेंटली यूक्रेन वॉर की वजह से भी ये अपना न्यूक्लियर वाली बात सामने आई है। तो वल्नरेबिलिटी है, सेफ्टी की कंसर्न है यहाँ पे। उसके चलते हायर कॉस्ट, बिजली बनाने की कॉस्ट न्यूक्लियर से बहुत बहुत ज़्यादा है। कुदनकुलम का फिर भी रीजनेबल है, पर जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट सिर्फ बिजली बनाने का, ट्रांसमिशन का नहीं, क्योंकि आप तो बिजली बनाते हैं ना, कोई थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट, वो बिजली बना के फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आपके घर में बिजली आती है। सिर्फ बनाने का 15 रुपये पड़ रहा है। रिन्यूएबल जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत कम हो रही है। कह रहे हैं कि प्रोडक्शन का ही 2 रुपये है, और अगर हम उसको स्टोर भी करते हैं तो 4 रुपये तक आ जाता है, 4.5 रुपये तक। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी ऑफ रिएक्टर्स, हाई कॉस्ट, एंड इसके चलते हमें अपनी जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन प्लान्स है उसको कैंसिल करना चाहिए। इनफैक्ट जर्मनी वगैरह भी कंसिडर कर रहा है, जापान ने भी काफ़ी हद तक अपने न्यूक्लियर बंद कर दिए थे और थर्मल में घुस गए थे वो लोग। तो इसके चलते हम इतना न्यूक्लियर में क्यों घुस रहे हैं, बेसिकली ये आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डू 2 थिंग्स ओवर हियर। सो वन इज आर्टिकल में क्या क्या है, उसके बाद हमें कुछ न्यूक्लियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो उसको और थोड़ा डिटेल कर लेंगे। एंड इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो डॉक्टर होमी भाभा हैड क्रिएटेड। बाय द वे, इन पे एक टीवी सीरीज भी आ रही है आजकल, द रॉकेट बॉयज, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, तो ये बात कहाँ से आती है? बात आती है कि जो अभी रिसेंटली दिस यूक्रेनियन सिटीज़ जो है, जैसे चेरनोबिल हो गया, फिर ये ज़ापोरिज़िया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में इनकी ऐसी है, मैं क्या करूँ। चलो, ये है न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के अंदर, उस पर हो रहा था कि मिसाइल अटैक कर देंगे, और अगर वो हो जाता तो इट कुड हैव लेड टू कैटास्ट्रोफे। ठीक है, यहाँ पे हो जाता। चेरनोबिल की बात हो रही थी। चेरनोबिल तो हमें पता भी है, पहले एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो रखा है वहाँ पे। फिर 2011 के अंदर सुनामी आया था, और जो फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट है वो फ्लड हो गया था। सो देयर वाज एक्चुअली एक्सप्लोजन दैट हैड टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हुआ था, तो उसके जो कूलिंग सिस्टम्स है फेल हो गए थे वहाँ पे। बट बात फिर भी आती है कि चलो, न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं था, पर हुआ तो था डिजास्टर, और ये डिजास्टर्स की प्रोपेंसिटी, ये चांसेस बढ़ रही है। ठीक है, इसकी है कंसर्न्स है हमारे पास, इसलिए वल्नरेबिलिटी ऑफ रिएक्टर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा और एक पॉइंट डाल देता हूँ। जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज चल रही है, नेचुरली न्यूक्लियर वेस्ट भी जनरेट होगा कि नहीं? तो जो यूरेनियम, थोरियम, जिससे आप हीट जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो वेस्ट भी तो होगा, अल्टीमेटली तो कंज्यूम हो जाएगा। तो उसको डिस्पोज करने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए।
तो कल ही आई थिंक आया था कि उसको डिस्पोज करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है तमिलनाडु के अंदर न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी के चक्कर। ओके, तो ये कुछ इश्यूज है। अब इनके चलते हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट में कि हम लोग 10 इंडिजिनस रिएक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब हम खुद बना रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है। चलिए ठीक है, और हम 28 एडिशनल रिएक्टर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, मेनली फ्रॉम फ्रांस, यूएस एंड रशिया। ओके, अब ये जो है ये बहुत कॉस्टली है। अब कॉस्ट कौन सी होती है? एक होती है कैपिटल कॉस्ट और एक होती है रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इसका पहली बात तो कैपिटल कॉस्ट बहुत बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, अब यूएस का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक साउथ कैरोलिना में एक न्यूक्लियर प्लांट बनना था और $9 बिलियन का एक्सपेंडिचर करने के बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो बहुत महंगा है जो इससे बिजली बनेगी, क्योंकि आपके रनिंग कॉस्ट फिर भी कम हो जाए पर आपने पहले तो खर्चा किया ना कैपिटल में, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर से लोगे आप बिल में डाल के, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, अनसस्टेनेबल हो रहा था, इसलिए ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि अब हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि सोलार फोटोवोल्टाइक्स हो गए। ठीक है, आपने देखा होगा वो सोलर की जो रेज उस पर पड़ती है, फोटोवोल्टाइक सेल्स, उससे बिजली बनती है। विंड हो गए, सो दे आर डीम्ड टू बी मच मच मोर इफेक्टिव। अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला था दैट द सोलर एनर्जी इज द न्यू किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको यहीं चले जाते हैं कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैसिलिटी से कॉस्ट जो 15 रुपये पे आ रही है, 15 रुपये पर यूनिट एक्सक्लूडिंग ट्रांसमिशन कॉस्ट। यहाँ पे सोलर की जो बिड्स आ रही है, कोई प्लांट खोलना चाहता है तो वो बताता है ना कि आपको परमिशन चाहिए तो आप कितने पे बिजली दोगे। तो सोलर वाले पे बिड्स आ रही है 2 रुपये पे फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और स्टोर करने के इलेक्ट्रिसिटी अगर सब कुछ चाहिए आपको तो 4.5 रुपये, 4.3 पर यूनिट। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 पर यूनिट। और ये तो कह रहे हैं कि अभी ये शायद रीजनेबल फिगर नहीं है, इससे और ज़्यादा बड़ा हो सकता था कॉस्ट। गॉट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल पे बिजली गिर रही है, ठीक है, अपना सन रेज गिर रही है तो बिजली जनरेट हो रही है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। रात को कहाँ से बिजली आएगी? रात को तो सूर्य की किरण है ही नहीं, तो इसीलिए हमें बिजली को स्टोर करने की ज़रूरत है। ये एक प्रॉब्लम है अपना रिन्यूएबल्स के चलते, और इसको एड्रेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है। इलॉन मस्क के पास हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक स्टोरेज के ऊपर। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज लिथियम स्टोरेज हो सकता है पर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो वी आर लुकिंग एट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ठीक है, कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म से वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन स्टोर कर ले, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो बिजली होती है वो सोलर से आ जाएगी। फिर आपकी बिजली स्टोर हो गई, फिर हाइड्रोजन के सेल से, फ्यूल सेल से, या फिर बाय कंबशन ऑफ हाइड्रोजन यू कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये आपका एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, आप देखेंगे कि कभी भी ये प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि देयर इज अ कंसर्न अबाउट सेफ्टी। कोई नहीं चाहेगा कि आपके घर के आसपास न्यूक्लियर फैसिलिटी बने, कल को एक्सप्लोड हो जाए तो क्या करोगे? और उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो गिरे थे, ठीक है, तो जापान के अंदर, तो आप उसका ही देख लीजिए, अभी तक उसका इम्पैक्ट चल रहा है। लाइकवाइज फॉर चेरनोबिल ऑल्सो इन यूक्रेन, ठीक है, रशिया के यूएसएसआर के अंदर था पहले। सो देर आर कंसर्न्स अबाउट सेफ्टी। अब इंडिया इज़ अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, ज़मीन कम है यहाँ पे, और आप मान लीजिए कि कुछ डिज़ास्टर हो जाता है या रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, उसकी वजह से हमारा ज़मीन और ख़राब हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब जब सेफ्टी की बात करते हैं, नेचुरली जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आपको बोल रहे हैं कि हम आपको बिजली देंगे, सेफली देंगे, तो उन पे अगर मान लीजिए डिज़ास्टर होता है तो उन पे कॉस्ट भी लगनी चाहिए, है ना, उनके ऊपर एक कॉस्ट लगनी चाहिए वहाँ पे। दे नीड टू पे अप फॉर वॉट एवर डैमेजेस हैव टेकन प्लेस। तो यहाँ पे जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो लोग दे हैव बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग they have been successful in being indemnified of liability,
मतलब जो लायबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ एनी डिजास्टर दैट इज टेकन प्लेस, उसकी वो कहते हैं कि हमने तो आपको प्लांट दे दिया, हमने तो आपको रिएक्टर दे दिया, मान लिया इंपोर्ट किया यहाँ पे, तो आप चला रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है, तो दे सीक इंडेमनिटी फ्रॉम एनी लायबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, एक तरह से मैसेज जा रहा है कि ये कंपनीज जो बना रही है, जो कंपनीज ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सप्लाई कर रही है आपको, इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप चीज खरीदने जाते हो और आपको गारंटी नहीं मिलती, आप यही बोलते हो ना दुकानदार से कि कंपनी को खुद पे भरोसा नहीं है, तभी गारंटी नहीं दे रहे, राइट। नेक्स्ट बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो न्यूक्लियर के जो एडवोकेट्स है वो बोल रहे हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें अभी ये थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं, तो थर्मल प्लांट्स में क्या होता है, कोल चलता है या नेचुरल गैस होती है, वो जलाने से स्टीम बनती है, स्टीम से हाई प्रेशर स्टीम टर्बाइन को हिलाती है, इसमें भी यही होता है, ठीक है। तो वो जो थर्मल है वो पोल्यूशन जनरेट कर रहा है। आप कहीं ट्रेन से जाते हैं, आप देखोगे कि कितना सारा धुआं निकलता है, आपने कभी देखा हो तो थर्मल पावर प्लांट्स जो है दे आर वेरी वेरी पोल्यूटिंग, तो दे आर इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और जैसे दिल्ली वगैरह जैसी जगह है वहाँ पे पोल्यूशन हो रही है, वहाँ पे स्पेशली विंटर मंथ्स। तो इसके चलते जो आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो बहुत इन अ वे वी कैन से कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्लाइमेट चेंज के चलते, अगर हम थर्मल के साथ कंपेयर करें, ठीक है। पर अगर हम और क्लाइमेट चेंज के चलते अगर हम चाहते हैं कि जीरो एमिशंस हो, हम कार्बन न्यूट्रल बन जाए 2070 तक, तो इट इज बेटर कि हम न्यूक्लियर में चले जाए। पर हम ये भी देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, और डिजास्टर होने से क्या हो सकता है, हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो इंडेंजर हो सकती है। जैसे कि साउथ कोरिया के हनूल न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में आ गया था बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर, ठीक है। तो वाइल्ड फायर जो थी, फायर फॉरेस्ट में आग लग गई और वो सीधा उसमें जा रही थी न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो सोचिए अब ऐसे अगर और खतरनाक चीजें होती रहेगी तो फिर तो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी खतरे में है, उससे सेफ्टी कंसर्न आ जाती है। सो दिस मे नॉट बी अ वेरी प्रूडेंट अप्रोच। तो क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। सोलर तो कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड नहीं कर सकती आपको, ठीक है। और कहीं पे भी चाहिए, आप अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ज़मीन भी चाहिए वहाँ पे, आपको सोलर सेल्स लगानी है तो आपको बहुत सारी ज़मीन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो थिंक अबाउट दिस। थोड़ा बहुत तो आपको पॉइंट्स मैंने दे ही दिए, ठीक है। नहीं तो आप मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस पे देखिए, उन्होंने बता रखा है यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, गेट बैक टू यू, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग ओवर हियर, एंड अगर मैं इसको ब्रॉडली सम अप करता हूँ इस आर्टिकल को यहाँ पे, तो सबसे पहली बात हम देख रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन मोर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। हम ये बेसिक बात ये कर रहे हैं कि 10 रिएक्टर्स 28 इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज सीन एज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ऑल्टरनेटिव टू थर्मल कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम ये भी देख रहे हैं दैट दिस कुड बी एन आंसर टू क्लाइमेट चेंज एज वेल एज द इशू ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। समरी इससे कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, बट देयर आर कंसर्न एसोसिएटेड विद सेफ्टी। सबसे पहले मैं सेफ्टी लूंगा, चाहे कॉस्ट की बात कोई भी कर ले, सेफ्टी, देन कॉस्ट ओवररन्स, ऑपरेशनल कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई, इम्पोर्ट डिपेंडेंस है हमारी यहाँ पे, एट द सेम टाइम कैपिटल इंटेंसिव। अच्छा, फिर इसके चलते जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो अलग ही हो जाती है बात यहाँ पे, एंड देन वी ऑल्सो हैव द इशू ऑफ इंडेमनिटी फ्रॉम द लायबिलिटी। ये जो इंडेमनिटी वाला क्लॉज लगाने पे बात करती है मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमको रिएक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो विद रेफरेंस टू इश्यूज फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। अच्छा, न्यूक्लियर वेस्ट भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज वे फॉरवर्ड मैंने आपको नहीं बताया, ये आपको सोचिए क्या हो सकता है। जो चीजें हैं हमारे पास उसी में से ही निकलेगा, और कहां से निकलेगा। चलिए, अब ये है हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड समवेयर कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है, यूरेनियम की कमी है हमारे पास। सो डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है, इनके ऊपर आजकल एक टीवी सीरीज भी आ रही है, द रॉकेट बॉयज, तो होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई, राइट। तो ये है, अभी मत देखना, प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स पे फोकस। सो होमी भाभा इन्विशनड इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो पहली बात तो प्रॉब्लम थी हमारे पास फ्यूल नहीं है हमारे पास, ठीक है।
दूसरी बात है कि न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है। और तीसरी चीज़ थी, हमें चाहिए था कि हमें प्लूटोनियम ग्रेड यूरेनियम चाहिए था या वेपन ग्रेड यूरेनियम चाहिए था। ठीक है, तो वेपन ग्रेड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और उस एनरिच करना पड़ता है न्यूक्लियर फ्यूल को। तो होमी भाभा केम अप विद द सोल्यूशन और उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो पहले स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं एंड दिस इज नोन एज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो नेचुरल यूरेनियम है और वो स्प्लिट करते हैं, फिजन होती है, तो फिजन होने से वी गेट डिप्लीटेड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ओके, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब ये वाली जो चीज़ है जो हमें यहाँ पे मिली, डिप्लीटेड यूरेनियम एज वेल एज प्लूटोनियम, ये हमारे सेकेंड स्टेज रिएक्टर में चलता है। और ये जो प्लूटोनियम आपको मिला है दैट कैन बी यूज फॉर वेपनाइजेशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। अभी आपको शायद याद होगा कि ईरान एक सैंक्शन लगा रखा है कि ईरान इज वर्किंग ऑन वेपनाइजेशन ऑफ इट्स सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, वो फ्यूल को एनरिच करना चाहता है, वो बेसिकली यही है, प्लूटोनियम बनाने के चक्कर में है। तो इसीलिए उस पर सैंक्शन लगा दिया गया है बाय यूएसए लेड जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ओके, सो पीयू फ्यूल्ड, प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर। ठीक है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेस को बोल देते हैं, विच इज फ्यूल्ड बाय अ मिक्स ऑफ प्लूटोनियम एंड नेचुरल यूरेनियम। एंड इसमें हमारा थोरियम भी लग जाता है, और थोरियम हमारे पास यूरेनियम नहीं है पर थोरियम है। और थोरियम कहाँ से आ रहा है? मोनसाइट सैंड विच इज अवेलेबल इन केरला। ठीक है, तो ये थोरियम हमारा यूज हो सकता है, जो पहले नहीं हो सकता, उसको यूज करने के लिए वी आर क्रिएटिंग दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, देन कम्स फ्यूल ब्रीडर्स, U-33 फ्यूल ब्रीडर्स। So this is a mix of thorium and uranium fuels and fuels the reactor and the thorium transmits to U-33 which powers the reactor। ठीक है, तो ये उनका 3 स्टेज प्रोग्राम है और ये फ्यूल के लिए भी काम कर जाता है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें से यूज़ हो जाती है। वेस्ट जो है उसको आप रीयूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यू आर एबल टू एनरिच योर न्यूक्लियर फ्यूल टू द लेवल कि आप उसको वेपनाइज कर सके। ठीक है, तो ये था एम था इसका कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए या आत्मनिर्भर हो जाए इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दिस इज नोन एज स्काईज वाइड ओपन। सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये आर्टिकल पे इतना ज़्यादा जाना नहीं चाहता। मैं बेसिकली कवर करना चाहता हूँ द इश्यूज विद द एविएशन सेक्टर। मेरे को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब ये कंटेक्स्ट में मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो GS3 के लिए करेंगे। अच्छा, अब इसी की बात करते हैं। तो जब हम एविएशन के बारे में याद करते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी बोलते हैं, पर उसका एक नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी प्लेन में उड़े, वो उनका विजन है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उड़े देश का आम नागरिक, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अफोर्डेबिलिटी। और क्या होना चाहिए? एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, और उससे पहले क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी। चलो ठीक है, चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं, फिर इस पे आते हैं। पर आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ दिस बिकॉज व्हेन वी आर स्टार्टिंग अबाउट द इश्यूज, ये वाली बातें सब सामने आएंगे। ओके, तो अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी, रेगुलर फ्लाइट्स, आपको सबको पता है कोविड-19 के चलते बंद कर रखी थी। ठीक है, तो उसको रिजम्पशन की बात कर रहे हैं। अब ये अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेंगी तो बाहर से लोग हमारे देश में आएंगे, हमारी सभ्यता को देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे। तो इससे क्या होगा? ट्रैवल बढ़ेगा, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा। टूरिज्म से क्या बढ़ेगा? होटलों में रहेंगे लोग, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और इन सब से क्या होगा? हमारी कंट्री में वेल्थ आएगी, जाएगी भी वैसे, क्योंकि हमारे देश से भी लोग बाहर जाएंगे। चलिए, तो इट विल हेल्प ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हम फोकस कर रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म और ये सब, हृदय प्रसाद योजना, ये सब चीज़ें हमारे देश में है। ओके, अब कोविड-19 के चलते कह रहे हैं कि देयर इज दिस एजेंसी नोन एज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो बोल रही है कि $201 बिलियन का नुकसान हुआ है एविएशन सेक्टर को 2 साल के अंदर बिकॉज ऑफ कोविड-19। सबको पता है, बंद कर दिया था। अब खोला है तो
ये रशिया ने वॉर लगा दिया, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, रशिया पे सैंक्शंस लग गए। अब सैंक्शंस की वजह से क्या होगा, रशिया क्या सप्लाई कर रहा था, ऑयल एनर्जी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल एंड एनर्जी। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई इसकी वजह से। ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF यूज़ होता है, एक केरोसिन है एक तरह का बेसिकली, ठीक है, एक वेरी रिफाइंड फ्यूल, उस पर चलता है हमारे प्लेन्स, हाँ फ्लाइट सब प्लेन्स चलते हैं, ठीक है, तो ये उस पर चलते हैं। अब इनकी कीमत इवन बिफोर दिस वॉर इट वॉज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो 60% ईयर ऑन ईयर वैसे ही इंक्रीज हो रही थी। आप इमेजिन करिए कोई चीज़ 60% एक्सपेंसिव हो रही है, कुछ चीज़ रखती है, इन्फ्लेशन 6% होती है, हमें परेशानी हो जाती है, ठीक है, 60% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अभी आप कोई भी एविएशन सेक्टर की कंपनी देख लीजिए, सब NPS बने पड़े हैं। जेट एयरवेज हो गया, ठीक है, स्पाइस जेट हो गया, अभी मुश्किल से निकले, अब पता नहीं क्या हाल होगा उनका, तो इट्स इन अ वेरी बैड शेप बेसिकली। और ये जो ATF का जो कॉस्ट है, फ्यूल का जो कॉस्ट है, जो प्लेन को उड़ाने का, ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी होती है इसमें, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द कॉस्ट। 20% जो प्लेन का कॉस्ट है उड़ाने का, चलाने का, एयरलाइन का, वो 20% इज फ्रॉम द फ्यूल इटसेल्फ। और फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है, और हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको लग्जरी माना जाता है। तो GST जो है हमारा 18% पे होता है, ठीक है, यहाँ पे इट इज़ अबाउट 30-35% पे हमें ATF का टैक्स लग रहा है इसके ऊपर। तो इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ऑफ रनिंग द प्लेन वो कम होगी, तो कंपनीज विल बिकम प्रॉफिटेबल, और एटलीस्ट उनके लॉस कम होते हैं। एट द सेम टाइम द ट्रैवल बिकम्स अफोर्डेबल, ठीक है, तो ये चीज़ों पे हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। वही बात कर रहे हैं, लोअरिंग ATF प्राइसेस बाय कटिंग ड्यूटीज इज एन ऑप्शन द गवर्नमेंट मस्ट पे। अब ये रेट इतना हाई क्यों है? पहली बात, ATF इतना बिकता भी नहीं है, ठीक है, मतलब इतना बिकता नहीं है, इस पर जो सेल्स टैक्स भी लगता है इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल है वो बहुत सारा लगता है, उतना लगता भी नहीं है, इतना स्टेट को फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर इसके ऊपर हाई टैक्स की वजह से जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत गिर जाती है इसकी, ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, वन ऑफ द नहीं हाईएस्ट ही है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, तो ये है। अब इसको हाई इसलिए माना जाता है कि वो उसको समझते हैं कि लग्जरी आइटम है। फिर आप बात कर रहे हो कि उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, तो ये बात मैच नहीं करती थोड़ी सी। चलिए, अब अगर आपको उड़े देश का आम नागरिक करना है और अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है प्लेन सेक्टर के अंदर, एविएशन सेक्टर के अंदर, तो क्या करना चाहिए, ठीक है, तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द इश्यूज? ये GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एविएशन रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके चलते तो सबसे पहले आप एक चीज़ मान के चलिए कि एविएशन सेक्टर है उसमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, हाई लॉसेस। जेट एयरवेज आपको सबको पता है बंद हो गई, ठीक है, अब कह रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइंस विल बाय इट, ओके। स्पाइस जेट वगैरह अभी NPA बनी पड़ी थी, अब मेरे को पता नहीं अभी क्या हाल होगा, अभी पता चलेगा, धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकलेंगी, बिकॉज ऑफ कोविड-19 वैसे ही बुरा हाल हुआ था। हम बात कर रहे हैं उड़े देश का आम नागरिक, हम बात कर रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और इसका क्या मतलब है, उड़े देश का आम नागरिक और ये सब अफोर्डेबल ट्रैवल करना है, और हम ये भी चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़े। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि आप एयर ट्रैवल को देखिए बिटवीन मेट्रोज, ठीक है, मेट्रोज वगैरह में है और हर जगह नहीं मिलती आपको, तो Tier 2 सिटीज़ में भी होना चाहिए, रिमोट लोकेशंस पे भी होना चाहिए, रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट, तो वहाँ पे होना चाहिए। और अब आप यहाँ पे मान लीजिए एयरपोर्ट बनाते हैं, अब वहाँ पे फ्लाइट लेके जाते हो, उतना ट्रैफिक नहीं होता, सो नेचुरली द कॉस्ट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। आप पे अगर फुल ऑक्यूपेंसी पे प्लेन नहीं चल रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगी ना, कम लोगों से ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है, सो इट इज़ नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है, तो ये है। अब एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, रूट्स डिस्पर्सल गाइडलाइंस। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी नॉर्म है कि कोई प्लेन्स है उसको अपना कुछ परसेंटेज ऑफ अ ट्रैफिक नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज में भी लेके जाना पड़ेगा अगर उसको हमारी कंट्री में ऑपरेट करना है। क्यों? आप चाहते हो ना कि आपको मेट्रोज में ना रहे, बाकी जगह में भी स्प्रेड आउट हो, एविएशन सेक्टर जाए वहाँ पे, ताकि अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो। इससे अफोर्डेबिलिटी ज़रूर अफेक्ट हो रही है, पर उस पर भी कैप लगाने की बात हुई थी इन द उड़ान स्कीम,
ठीक है, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हो तो ये भी करना पड़ेगा इससे, पर इससे क्या हो रहा है, इससे प्लेन की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। चलिए, तो अब अंडरलाइंग इश्यूज क्या है, फ्यूल प्राइसेस आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो फ्यूल प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई, इट इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट। दूसरी चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, बी इट अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, हम खुद नहीं बनाते हैं, हम लीज पे लेते हैं। एयरपोर्ट्स पे अगर हम बाकी कंट्रीज के हिसाब से देखो तो उतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, इससे कॉस्ट भी बढ़ती है यहाँ पे। देन इंफ्रा का ही बात है एक्चुअली, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्लेन्स चल रहे हैं तो उसको मेंटेन, अब हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें बाहर भेजना पड़ता है। तो गवर्नमेंट चाहती है अंडर दिस आरसीएस कि हम एमआरओज में भी इसको इन्हांस करें एंड इंडिया बिकम्स अ ग्लोबल हब ऑफ एमआरओज। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज भी हमारे कंट्री में आए हमारे अपने प्लेन्स को ठीक रिपेयर वगैरह मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये है स्किल डेफिसिट है एंड रूट्स डिस्पोजल गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग, फ्यूल को रैशनलाइज कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कीजिए। देन अभी बात कर रहे हैं एज पर द आत्मनिर्भर पैकेज के रूट्स डिस्पोजल गाइडलाइंस को थोड़ा और डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा और रैशनलाइज करेंगे, तो ये बात है। बट अब ये करते हो तो आपका आरसीएस अफेक्ट होता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो ये कैश 22 सिचुएशन है, कोई पॉलिसी कभी भी परफेक्ट हो नहीं सकती, देयर इज ऑलवेज अ प्रो एंड कॉन। तो वो गवर्नमेंट का काम है वो वे इन करे क्या कैसे करना है उसको। राइट देन, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। यू आर वॉचिंग निम्बस IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.